Other substances such as chlorine Cl2 and bromine Br2 also give addition reactions with unsaturated compounds like alkenes and alkynes. तो कुछ substances जैसे कि क्लोरीन है और ब्रोमीन है, ये भी एडिशन रिएक्शंस देते हैं, एडिशन रिएक्शंस फॉलो करते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के साथ में, लाइक एल्कीन्स एंड एल्काइंस। तो एल्कीन्स और एल्काइंस के साथ में ये भी एडिशन रिएक्शंस फॉलो करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे एल्कीन्स के साथ में करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि एल्कीन्स में डबल बॉन्ड आता है, तो डबल बॉन्ड खत्म हो जाता है और वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी तरीके से जैसे हाइड्रोजन करता है ना, ऐसे ही क्लोरीन और ब्रोमीन भी करते हैं। तो उसमें होगा क्या कि उसमें एक डबल बॉन्ड हट जाएगा, जैसे क्लोरीन के साथ करवाया तो Cl2 होता है, तो एक क्लोरीन एक के साथ जुड़ जाएगा और दूसरा क्लोरीन दूसरे के साथ। कैसे, जैसे हमने यहाँ पर पेज नंबर 35 पर सबसे नीचे देख रहे हैं हम, तो ये इस तरह से था कि C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड R, ऐसे यहाँ पर सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड R। अगर इसका रिएक्शन क्लोरीन के साथ में कराते हैं तो क्लोरीन जो है वो अकेला तो रहता नहीं, डाई एटॉमिक स्टेट में रहता है, तो Cl2 हो गया। तो रिएक्शन ऐसे बन जाएगा कि ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड तो हट जाएगा, C सिंगल बॉन्ड C, ठीक है, इधर R इधर R, एक क्लोरीन इधर जुड़ जाएगा Cl, इधर R इधर R, और एक क्लोरीन इस तरह से ऐसे जुड़ जाएगा। तो हमने जो इससे पहले देखा था वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने वाला जो रिएक्शन था, उसमें यही था कि डबल बॉन्ड हट जाता था, सिंगल बॉन्ड आ जाता था, और जब सिंगल बॉन्ड आ जाता था तो एक हाइड्रोजन इसके साथ और एक हाइड्रोजन इसके साथ ऐसे आ जाता था। तो अगर क्लोरीन लेंगे तो एक क्लोरीन इसके साथ, एक क्लोरीन इसके साथ, ब्रोमीन लेंगे तो एक ब्रोमीन इसके साथ और एक ब्रोमीन इसके साथ, ऐसे हो जाता है। ठीक है, अदर सब्सटेंसेस सच एज क्लोरीन एंड ब्रोमीन ऑल्सो गिव एडिशन रिएक्शंस विद अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स लाइक एल्कीन्स एंड एल्काइंस। फॉर दिस पर्पस ब्रोमीन इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ ब्रोमीन वाटर। इस पर्पस के लिए ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन किस फॉर्म में यूज़ करा जाता है, ब्रोमीन वाटर की फॉर्म में ब्रोमीन यूज़ करा जाता है। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद देखते हैं ब्रोमीन वाटर हैज़ अ रेड ब्राउन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन इन इट। तो ये याद रखिएगा कि ब्रोमीन का जो कलर है वो रेडिश ब्राउन होता है, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन इन इट, जो ब्रोमीन वाटर है, ब्रोमीन वाटर का कलर रेड ब्राउन होता है। ठीक है, इफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड डीकलराइजेस ब्रोमीन वाटर, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इट डीकलराइजेस ब्रोमीन वाटर, then it will be an unsaturated compound containing a double bond or a triple bond। तो ये जो है ना, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए आपको ये बोल दिया कि इफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड डीकलराइजेस ब्रोमीन वाटर, अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा है जो ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर दे। डीकलराइज का मतलब क्या है कि उसका जो कलर है, जो रेड ब्राउन कलर है, वो उसको ख़त्म करके ट्रांसपेरेंट कलर में कन्वर्ट कर दे, डीकलराइजेस ब्रोमीन वाटर, देन इट विल बी एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड कंटेनिंग अ डबल बॉन्ड और अ ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ब्रोमीन वाटर का कलर ख़त्म कर दे, उसके कलर को डीकलराइज कर दे ब्रोमीन वाटर को, तब हम ये कहते हैं कि वो जो कंपाउंड है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड रहा होगा, यानी कि या तो एल्कीन रहा होगा या फिर एल्काइन रहा होगा। एल्कीन और एल्काइन में ही एक खास प्रॉपर्टी होती है कि वो ब्रोमीन वाटर का जो कलर है उसको ख़त्म कर देता है, यानी कि उसको ट्रांसपेरेंट कलर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, समझ गए? ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद ऑल द अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स लाइक एल्कीन्स एंड एल्काइंस डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, बट सैचुरेटेड कंपाउंड्स एल्कीन्स डू नॉट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स जो हैं वो ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज नहीं करते। ठीक है जी, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स अंडरगो एडिशन रिएक्शंस। तो हमने अगला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स अंडरगो एडिशन रिएक्शंस, तो ये कुछ हाइड्रोकार्बन्स हमको दे रखे हैं, वो पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन से हाइड्रोकार्बन्स है विच अंडरगो एडिशन रिएक्शंस। तो एडिशन रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ उन हाइड्रोकार्बन्स में ही होगा जो हाइड्रोकार्बन्स आपके जो हैं अनसैचुरेटेड होंगे। अनसैचुरेटेड यानी कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा जिनमें। ठीक है, तो यहाँ पर है इसका सॉल्यूशन में देखिएगा, द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एल्कीन्स एंड एल्काइंस अंडरगो एडिशन रिएक्शंस आउट ऑफ द गिवन हाइड्रोकार्बन्स। Out of the given hydrocarbon C3H6 is an alkene whereas C2H2 is an alkyne। ठीक है, so C3H6 and C2H2 will undergo addition reactions। तो C3H6 तो कार्बन के कितने एटम्स हैं? 3, हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 6।
है ना, मतलब उसके जस्ट डबल हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये कार्बन है, कार्बन के 3 है, हाइड्रोजन के जस्ट डबल है, तो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स जस्ट डबल किस में होते हैं, एल्कीन्स के केस में, तो ये तो एल्कीन हो गया। अगला है C2H2, तो C2H2 मतलब कार्बन के 2 हैं और हाइड्रोजन के 2 हैं। हाइड्रोजन के कितने हो गए, कार्बन के 2 थे तो डबल से 2 कम, भाई 2 का डबल क्या हो गया 4, और 4 से 2 कम क्या हो गया 2, तो C2H2 ये एल्काइन हो गया। तो एल्काइन में भी एडिशन रिएक्शन एल्काइन भी फॉलो करेगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा अगला जो हमारा टॉपिक है वो है सम इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स। तो हमको ना कुछ इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है, ऐसे कार्बन कंपाउंड्स जिनका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए उनको इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स बोला गया है। तो पहला है इथेनॉल। इथेनॉल में देखिए द फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल इज C2H5OH। द फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल इज C2H5OH विच कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज CH3CH2OH और CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। द कॉमन नेम ऑफ इथेनॉल इज इथाइल एल्कोहल। तो कॉमन नेम जो होता है इथेनॉल का उसको हम इथाइल एल्कोहल भी बोल देते हैं। अब यहाँ पर आप ये देखिएगा कि इसमें जब हम कार्बन कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, सब इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, सम इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड। तो पहला अगर हम इथेनॉल की बात कर रहे हैं, तो इथेनॉल इसमें लास्ट में क्या है, ऑल है। तो ऑल का मतलब किसमें ऑल होता है, जो अल्कोहल्स होते हैं उसमें लास्ट में OL आ जाता है। तो जब हम इथेनॉल की बात कर रहे हैं तो इथेनॉल कैसे बनेगा, इथेन में लास्ट में से ई हटा दिया और ओल लगा दिया, तो ये कैसे बनता है कि आपने इथेन, इथेन क्या होगा C2H6, ये तो इथेन हो गया C2H6, ठीक है। हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, कार्बन में कितने हैं 2, तो इसके डबल से 2 ज़्यादा, तो 2 का डबल कितना हो गया 4, और 4 से 2 ज़्यादा कितना हो गया 6। आपने क्या करना है कि इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल देना है, C2H5 हो गया और उसकी जगह OH लगा देना है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया इथेनॉल, ये बन गया इथेनॉल, ठीक है। अच्छा, द फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल इज C2H5OH विच कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज CH3CH2OH। स्ट्रक्चर कार्बन के 2 हैं तो स्ट्रक्चर क्या होगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। हाइड्रोजन के 5 हैं तो H H H, तो 3 तो हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन यहाँ लग गए, H H, C2 1 2 3 4 5 C2H5 और OH, ठीक है। तो ये तो स्ट्रक्चर हो गया इथेनॉल का, ठीक। अच्छा, अब उसके बाद जरा इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखिए, इट इज़ अ कलरलेस लिक्विड हैविंग अ प्लेजेंट स्मेल एंड अ बर्निंग टेस्ट। इट इज़ अ कलरलेस लिक्विड हैविंग अ प्लेजेंट स्मेल एंड अ बर्निंग टेस्ट। एक कलरलेस लिक्विड होता है, इसका कोई कलर नहीं होता, इसकी स्मेल किसी को अच्छी लगती है, किसी को ख़राब लगती है, प्लेजेंट स्मेल और बर्निंग टेस्ट। बर्निंग टेस्ट मतलब अगर इसको पीने की कोई कोशिश करता है तो जलन होती है बहुत ज़्यादा, है ना, अल्कोहल है, शराब है ये, ठीक है, इथेनॉल। It is a volatile liquid having a low boiling point of 78 डिग्री सेल्सियस। थर्ड है, इट इज़ लाइटर देन वाटर, पानी से हल्का होता है, ठीक है। अगर पानी में आप इसको मिक्स करने की कोशिश करेंगे तो पानी धीरे से नीचे चला जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा, फ्लोट करके ये ऊपर आ जाएगा, बिकॉज इट इज़ लाइटर देन वाटर। इट मिक्सेस विद वाटर इन एनी प्रोपोर्शन, ये पानी के साथ किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स हो जाता है, पानी को कम मिलाओ पानी को ज़्यादा मिलाओ, किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स हो जाता है। इथेनॉल कंटेनिंग 5% वाटर इज कॉल्ड रेक्टिफाइड स्पिरिट। इथेनॉल में अगर 5% पानी मिला हुआ है
तो उसको रेक्टिफाइड स्पिरिट बोलते हैं। रेक्टिफाइड स्पिरिट किस चीज़ में यूज़ होती है, जो वुंड्स वगैरह होते हैं ना, चोट लग जाती है तो उसको कॉटन से जो डॉक्टर साफ करता है वो रेक्टिफाइड स्पिरिट ही कहलाती है। तो उसमें 5% पानी मिक्स कर देते हैं, नहीं तो अगर उसको डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो चोट पर बहुत ज़्यादा जलन होगी। डिसइंफेक्टेंट का काम करता है डेटॉल। अच्छा, इट डज नॉट कंटेन एनी हाइड्रोजन आयंस, सो इट इज़ अ न्यूट्रल कंपाउंड। इसमें किसी तरीके के हाइड्रोजन आयंस नहीं होते, तो इस वजह से ये एक न्यूट्रल कंपाउंड होता है। न्यूट्रल कंपाउंड का मतलब ये है कि इसमें ऐसा नहीं होता कि ये कुछ कंडक्शन वगैरह करेगा, ऐसा नहीं होता। 7th है, इथेनॉल डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन लिटमस सॉल्यूशन। तो इथेनॉल, लिटमस सॉल्यूशन पर इथेनॉल का कोई असर नहीं होता। मतलब एसिड थोड़ी है, ना ही बेस है, तो ना तो ये एसिड है ना ही ये बेस है, अल्कोहल की कैटेगरी में आता है। तो ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट नहीं करता, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट नहीं करता, मतलब ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है। ये तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है कि किस तरीके का वो कंपाउंड हमको दिखाई देता है। ठीक है, अब बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की, कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। तो पहला है कंबशन। कंबशन में है, इथेनॉल बर्न्स रेडिली इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर एंड रिलीजिंग अ लॉट ऑफ हीट एंड लाइट। तो इथेनॉल जो है वो एयर में बड़ी तेजी से जलता है टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर एंड रिलीजिंग अ लॉट ऑफ हीट एंड लाइट, और बहुत ज़्यादा हीट और लाइट भी वो साथ साथ प्रोड्यूस करता है। तो रिएक्शन देखिएगा, रिएक्शन क्या होगा। तो केमिकल प्रॉपर्टीज की जब बात करेंगे, हाँ हाँ कर दो। केमिकल प्रॉपर्टीज की जब बात करेंगे तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी है इसकी कंबशन। Ethanol burns readily in air to form carbon dioxide and water vapor and releasing a lot of heat and light. तो इथेनॉल का अगर कंबशन करवाते हैं, कंबशन मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, C2H5OH, इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं प्लस O2, कंबशन या बर्निंग, तो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, प्लस हीट प्लस लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस हीट प्लस लाइट। तो C2H5OH प्लस ऑक्सीजन। तो इसमें याद रखिए कि जब अल्कोहल को हम बर्न करवा देते हैं तो केवल कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो इसी वजह से हम ये कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, अगर मान लीजिए हम कभी किसी फ्यूल की बात करते हैं ना, तो फ्यूल में भी यही काम होता है कि फ्यूल जब बर्न करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, साथ में वाटर भी प्रोड्यूस होता है। अगर सर्दियों में आप जितने भी व्हीकल सड़क पर चल रहे हैं, खास तौर पर मैं मोटर बाइक की तो बात नहीं करता, लेकिन आप कार्स की बात करिए। मोटर बाइक की बात इस वजह से नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मोटर बाइक जब तक पूरी तरह से गर्म नहीं हो जाती वो ढंग से स्टार्ट ही नहीं होती। ठीक है, और जब हम कार की बात करते हैं तो कार इंस्टेंटली स्टार्ट होती है क्योंकि कार में ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है स्टार्ट करने के लिए। तो जब हम किसी इंजन के पावर की बात करते हैं, इंजन की कैपेसिटी की बात करते हैं, सॉरी, तो उसका मतलब ये है कि इंजन के अंदर इतनी कैपेसिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कि 150 सीसी बाइक, ये सुना होगा, 250 सीसी बाइक, है ना, 500 सीसी बाइक, इस तरह से आपने सुना होगा। इस सीसी का मतलब क्या होता है, सी फॉर सेंटीमीटर एंड सी फॉर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब है ये, सेंटीमीटर क्यूब। तो यही जो आप इसमें देख रहे हैं, जो आपने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में करा, तो सेंटीमीटर क्यूब किसकी यूनिट होती है, वॉल्यूम की। तो इसका मतलब ये है कि इस इंजन के अंदर जो 500 सेंटीमीटर क्यूब वाला इंजन है, इस इंजन के अंदर इतना सारा पेट्रोल एक साथ आ जाएगा। और जब स्पार्क प्लग यानी कि उसके अंदर जब स्पार्क जनरेट करेगा तो वो किक से हो सकता है या बटन से हो सकता है। कार के केस में वो चाबी होती है, चाबी घुमा देते हैं, आजकल कुछ बटन वाली कार्स भी आने लगी हैं। तो वो उसमें क्या होता है कि जैसे फ्यूल में जैसे ही स्पार्क जो है वो जाकर इग्नाइट करता है उसको, फ्यूल को, तो फ्यूल जल जाता है एकदम।
और जैसे ही आग लगती है उसमें फ्यूल में, तो वो जो पूरा का पूरा जो इंजन है, इंजन के अंदर बेसिकली आग लगती है। तो जब आग लगेगी तो हम ये कहते हैं कि उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर होता है पेट्रोल। तो पेट्रोल इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एल्कोहल। क्यों? क्योंकि पेट्रोल में भी लास्ट में OL आ रहा है, वो भी अल्कोहल की कैटेगरी में आता है। तो पेट्रोल जो है, पेट्रोल जब जलेगा तो उसमें भी क्या प्रोड्यूस होता है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो एग्जॉस्ट पाइप होता है ना, जिसको हम साइलेंसर बोल देते हैं, तो वो जो एग्जॉस्ट पाइप है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और उसके अंदर से वाटर भी निकलता है। तो वाटर ऐसा नहीं है कि पानी की धार इधर, मतलब पानी निकलता ही जा रहा है, निकलता ही जा रहा है ना, पाइप में से पूरा जैसे पानी, ऐसा नहीं होता। पानी क्या है, ये थोड़ा थोड़ा पानी निकलेगा, कुछ वेपर्स की फॉर्म में होगा। तो वो जो पाइप होता है ना, वो इतना लंबा होता है कि उस पाइप के थ्रू जब पानी आ रहा होता है, और वो पाइप इतना गर्म होता है, एग्जॉस्ट पाइप, वो गर्म होता है, तो पानी जब उसके थ्रू बाहर निकल रहा होता है तो पानी उसमें टच होकर इवेपोरेट होता रहता है। अच्छा, सर्दियों में क्योंकि इवेपोरेशन वाला प्रोसेस स्लो हो जाता है, तो सर्दियों में कभी भी आप नोटिस करना, कभी कोई गाड़ी स्टार्ट होती है ना, तो स्टार्ट होने के बाद जब वो चलनी शुरू होती है, क्यों, अभी तक पूरी तरह से वो गर्म नहीं हुई है, पर वो चलनी शुरू हो गई है। तो जब वो चलनी शुरू होती है तो धीरे धीरे 2-4 बूंद आप देखेंगे कि उसके साइलेंसर में से पानी के टपकते रहते हैं। वो क्यों टपकते हैं? क्योंकि रिएक्शन ही कुछ ऐसा है कि अल्कोहल और ऑक्सीजन का जब रिएक्शन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, H2O प्रोड्यूस होता है, हीट और लाइट। लाइट कहाँ पर? इंजन के अंदर जो पूरी तरीके से जो आग लगती है, तो जहाँ कहीं भी आग लगेगी वहाँ पर लाइट जलेगी ही जलेगी और हीट तो प्रोड्यूस होगी ही होगी। तो इसी वजह से, क्योंकि ये जो रिएक्शन है बिल्कुल ऐसा है जैसा कि किसी इंजन में अगर पेट्रोल की बर्निंग होती है तो इसी तरीके का रिएक्शन होता है और यही प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं। तो इस वजह से जो ये अल्कोहल है, इथेनॉल, इस इथेनॉल को फ्यूल की तरह भी यूज किया जाता है। Ethanol as a fuel. Since ethanol burns with a clear flame, giving a lot of heat, therefore it is used as a fuel. Some countries add ethanol to petrol to be used as a fuel in cars. Thus, ethanol is used as an additive in petrol. तो कुछ कंट्रीज में इथेनॉल को एक फ्यूल की तरह इथेनॉल को एक फ्यूल की तरह यूज करा जाता है, एडिटिव इन पेट्रोल। तो अब आने वाले टाइम में कुछ, अब जैसे हमारा कंट्री है, हमारे कंट्री में, अब मैं जब छोटा था, छोटा मतलब शायद जब आपकी एज का था, तो तब मैं न्यूज़पेपर वगैरह में हम पढ़ते थे तो उसमें लिखा रहता था कि गवर्नमेंट की तरफ से पेट्रोल में 5% इथेनॉल मिक्स करा जाता है। क्यों? क्योंकि जो पेट्रोल है, पेट्रोल हम बाहर के कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं। करते हैं तो उसमें कॉस्ट ज़्यादा आती है, कंट्री के ऊपर खर्चे का मतलब बर्डन पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो और जो इथेनॉल है, हमारी कंट्री में खुद ही इथेनॉल बहुत प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। जगह जगह लोग घरों में शराब बना लेते हैं, जरा जरा से कमरों में शराब बनाना शुरू कर देते हैं। पेपर में आपने पढ़ा होगा, कच्ची शराब पीने से इतने लोग मर गए, ठीक है ना। तो वो बनती कैसे है? वो ये भाई, शुगर केन, साउथ अफ्रीका के बाद हमारा ही नंबर है, शुगर केन प्रोड्यूसिंग कंट्री, हम सेकंड लार्जेस्ट, और शायद अब तो फर्स्ट लार्जेस्ट हो गए होंगे, क्योंकि साउथ अफ्रीका में पानी की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, पानी नहीं है वहाँ। तो शुगर केन जब इतने लार्ज स्केल पर हमारे यहाँ पर बन रहा है, तो शुगर केन जहाँ पर भी शुगर मिल होती है वहाँ पर आजू बाजू में कहीं ना कहीं कोई ना कोई विस्की की भी फैक्ट्री होती जरूर है। क्यों? क्योंकि शुगर केन का बाई प्रोडक्ट होता है इथेनॉल, और वहीं से वो विस्की बना देते हैं। अब विस्की का कुछ फ़ायदा है क्या? कुछ हो सकता है मेडिसिन वगैरह में फ़ायदा हो, लेकिन वो जो लोग पीकर टल्ली हो जाते हैं उसका तो नुकसान ही है ना, है ना। पी कर अपना पागलों की तरह झूम रहे हैं, कोई सड़क के किनारे पड़ा हुआ है, कोई कहीं, कोई गाली दे रहा है किसी को, कोई लड़ रहा है, तो इसका तो कोई फ़ायदा है नहीं। लेकिन अगर उसी चीज़ को फ्यूल की तरह यूज़ करा जाए, हमारे कंट्री का बहुत पैसा बचेगा। तो धीरे धीरे परसेंटेज बढ़ाई जा रही है। और अब आप देखते होंगे कि न्यूज़पेपर में भी आता रहता है, देखा होगा अभी दिवाली के आसपास बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट आते हैं कि हमारी कार में ये है, हमारे स्कूटर में ये है ना। तो अब जो आता है उस पर लिखा रहता है, आपने देखा होगा BS6 क्या है? भारत स्टेज 6, वो स्टेजेस हैं किस तरीके के इंजन बन रहे हैं। अब जो इंजन बन रहा है ना, उसमें 20% इथेनॉल मिक्स करा जा रहा है। जो पहले 5% मिक्स करा जाता था, वो 20%। और कई जगह पेट्रोल पंप्स हैं, यहाँ पर एक पेट्रोल पंप पड़ता है वो GD गोयनका स्कूल के बराबर में, यहाँ CNG पंप भी है, बड़ी लाइन लगती है। वहाँ बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि E20 पेट्रोल इज अवेलेबल हियर। E20 का मतलब इथेनॉल 20%, जिसमें इथेनॉल 20% है, वो पेट्रोल हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। और नए स्कूटर्स हैं, उनमें आप कई स्कूटर्स देखेंगे बड़ी कम आवाज़ है। एक TVS का स्कूटर आया है, ठीक है, आई थिंक जुपिटर है या कोई ऐसा स्कूटर है, उसमें पीछे फ्यूल कैप है, उस फ्यूल कैप पर लिखा है बड़ा बड़ा E20। E20 का मतलब है इथेनॉल 20%, मतलब आप E20 पेट्रोल इसमें डाल सकते हैं। और उसकी एक खास बात और है, बाकी पेट्रोल से आई थिंक 5 या 6 रुपये लीटर सस्ता भी है, ठीक है। तो फ़ायदा है उस चीज़ का। तो E20 पेट्रोल का मतलब ही ये है कि अब इथेनॉल को 20% तक मिक्स करा जा रहा है, और आने वाले फ्यूचर में
आने वाले फ्यूचर में धीरे धीरे इथेनॉल को डेवलप किया जाएगा कि ये सब्सटीट्यूट की तरह काम ना, एक एडिटिव की तरह काम ना करे, ये सब्सटीट्यूट की तरह काम करे, मतलब पेट्रोल को ही गायब कर दो, सीधा इथेनॉल पर ही व्हीकल्स चलने लगेंगे, ठीक है। और उसका नाम दिया जाएगा बायोफ्यूल, ये आप गूगल करके देख सकते हो, है ना, कि बायोफ्यूल आप डालकर देखेंगे तो बायोफ्यूल कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने टेस्टिंग के बेसिस पर अपनी कार्स और स्कूटर्स बनाकर भी दिए हैं। किसको? जो ये आई थिंक जो ग्रीन ट्रिब्यूनल वाली कोई अथॉरिटी है उसको दिए हैं कि आप इनकी टेस्टिंग करिए कि ये कितने सही हैं। अगर वो व्हीकल सही हुए, मतलब उनकी टेस्टिंग वगैरह सही हो गई, तो आने वाले टाइम में जल्दी ही पेट्रोल की जगह हम इथेनॉल से ही अपनी गाड़ियाँ चलाया करेंगे, ठीक है। और उसके लिए हमें किसी दूसरे कंट्री से इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, हमारे खुद के कंट्री में इथेनॉल खूब ज़बरदस्त बनता है, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं। सेकेंड है इसकी प्रॉपर्टी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मीन्स कंट्रोल्ड कंबस्शन व्हेन इथेनॉल इज हीटेड विद अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन, इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू इथेनोइक एसिड, ठीक है। तो ये वाला रिएक्शन आप देखना कि थोड़ा खास है ये वाला रिएक्शन। इसमें सेकंड है जो रिएक्शन वो है उसका ऑक्सीडेशन। सेकंड प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मीन्स कंट्रोल्ड कंबस्शन। तो CH3CH2OH प्लस ट्वाइस O। ऐसा ऑक्सीजन लिखा हुआ कहीं देखा नहीं होगा, इसको कहते हैं प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, इसको नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं। O लिखकर उसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, ठीक है ना। जो लोग लाइफ सपोर्ट पर होते हैं ना, जिनको वेंटिलेटर दिया जाता है, और वेंटिलेटर में जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करी जाती है उसमें किसी भी तरीके की इम्प्योरिटी की कोई गुंजाइश नहीं होती। फॉर एग्जांपल हम जो सांस ले रहे हैं उसमें प्योरेस्ट फॉर्म नहीं है ऑक्सीजन की, उसमें प्योरेस्ट फॉर्म नहीं है, उसमें क्या ऑक्सीजन के साथ और भी बहुत सारी गैसेज हैं जिनका मिक्सचर है। हाँ डस्ट भी है। तो कहीं ना कहीं शायद वो भी हमारी बॉडी के लिए कुछ ना कुछ फ़ायदा ही करती होगी। हम उतनी चीज़ जानते हैं जितनी अब तक साइंस में डिस्कवर हो चुकी है, ठीक है ना। तो अभी तक ये कहा जाता है कि भाई जो हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है सांस लेने के लिए, तो सिर्फ ऑक्सीजन ज़रूरी नहीं है, हो सकता है। और केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर हट चुका है सिलेबस में से, वो आपने नहीं पढ़ा है, तो उसमें भी आपने देखा, अच्छा आपने देखा नहीं होगा, मैं बताता हूँ। उसमें क्या है कि उसमें कुछ कॉलम्स खाली छोड़ रखे हैं, खाली इसलिए छोड़ रखे हैं कि फ्यूचर में जो भी एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे वो वहाँ पर फिट बैठ जाएंगे, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अभी मॉडर्न साइंस धीरे धीरे और मतलब डिस्कवरीज हो रही हैं उसमें, तो हमें अभी नहीं पता। हाँ इतना ज़रूर है कि ऑक्सीजन सबसे इम्पॉर्टेंट ऑक्सीजन गैस है। हो सकता है और गैसेस भी जो हम कंज्यूम कर रहे हैं उनके बारे में धीरे धीरे आने वाले फ्यूचर में पता चले। तो इतना ज़रूर है कि ऑक्सीजन के बिना ज़िंदा रहना पॉसिबल नहीं है। तो जब भी कभी किसी पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ़ होती है या और किसी तरीके का कोई बड़ा ऑपरेशन होता है, तो उसको ऑक्सीजन सपोर्ट जो दी जाती है उसको ये वाली ऑक्सीजन दी जाती है, नेसेंट ऑक्सीजन। इसको नेसेंट क्यों बोलते हैं? नेसेंट मतलब अमृत, अमृत मतलब एनी ऑक्सीजन विच इज़ लाइफ सेविंग। जो लाइफ कहते हैं ना, अमृत अगर किसी ने पी लिया तो वो मतलब कभी मरेगा नहीं, तो ये वही वाली चीज़ है, नेसेंट ऑक्सीजन इसका नाम दे रखा है। अच्छा, एल्केलाइन KMnO4, इसका जब अल्कोहल का इसके साथ रिएक्शन कराया जाता है और कैटलिस्ट होना चाहिए एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड K2Cr2O7, इसको कहते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। या तो एल्कलाइन, यानी एल्कलाइन मतलब बेसिक KMnO4 ले लो, या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 ले लो और हीट कर दो उसको। तो ऐसा हीट करने पर इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या मिलता है? CH3COOH प्लस H2O, CH3COOH प्लस H2O। CH3COOH आप जानते हैं क्या कहते हैं इसको?
इथेनॉइक एसिड या एसिडिक एसिड या फिर विनेगर। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद रिएक्शन करवाते हैं सोडियम मेटल के साथ। 1 मिनट वेट करना, बस अभी आ रहा हूँ। पानी ला दो, पानी पानी मैं बता रहा हूँ फायदेमंद है। आदत डालो थोड़ा थोड़ा, थोड़ी थोड़ी थोड़ी, सही हो जाएगा। कार्बोनेट्स कंपाउंड पड़ गए, इन दोनों बेचारियों को चक्कर आ गए।
अभी तक हालत खराब है। सब ठीक है? यही ऐसे ही लग रहा है मेरे को। अरे कल तो सबकी छुट्टी होगी। छुट्टी नहीं है। हाँ, छठ पूजा की छुट्टी नहीं है। अरे तुम्हारी क्यों? अच्छा तुम्हारा तो दिल्ली में है, दिल्ली वालों की तो पहले ही हो चुकी है। हाँ तुम्हारा प्रेसिडियम है ना, तो डीपीएस राजनगर एक्सटेंशन तो बराबर में ही है तुम्हारे, उसकी तो छुट्टी हो गई है छठ पूजा की। मेरी बेटी का स्कूल है, उसकी भी छुट्टी हो गई है। हाँ आ जाएगा, आ जाएगा। हमारे पास भी, मैं अब आज दोपहर में उसको स्कूल लेने गया था, तो तब मैंने उनकी मैम से पूछा था, तो उन्होंने कहा कि सर अभी कुछ कंफर्म नहीं है। और जैसे ही मैं घर तक आया, घर तक आते ही मैसेज आ गया कि कल की छुट्टी है। ये रोड पूरी ब्लॉक हो जानी है, इधर वाली जो है ना, जो ये दिल्ली मेरठ रोड है, ये पूरी ब्लॉक हो जाएगी। तो आपके यहाँ तो पक्का होगी छुट्टी। अरे क्या हुआ? चलिए जी, थर्ड वाला देखें। ये तो ऑक्सीडेशन हुआ। थर्ड है रिएक्शन विद सोडियम मेटल। हाँ बताओ। जो इंसान अल्कोहल पीता है, हाँ तो बॉडी में तो ऑक्सीजन होती है, तो उसकी बॉडी में भी लाइट प्रोड्यूस होनी चाहिए। होती है। बॉडी में लाइट कैसे होती है? बॉडी में सबके लाइट प्रोड्यूस होती है। तो लाइट में ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि उसमें से रोशनी जलने लगेगी और हम जगमगाते हुए दिखाई देंगे। ऐसा नहीं होता। ऐसा होता है कि भाई हमारी बॉडी के अंदर HCl तो होता ही है, HCl होता है। अब हम जब खाना खाते हैं, तो खाना खाने के बाद में आप कभी भी पता नहीं क्यों हंसी आ रही है, क्या मुकुंद हंसी दिलवा रहे हो सबको? मुझे जानना है। मैं बता रहा हूँ। कभी भी आप कभी किसी डॉक्टर से पूछेंगे ना, और डॉक्टर से पूछेंगे कि भाई मेरे ना पेट में गड़बड़ है, डाइजेशन ठीक नहीं है, तो डॉक्टर सबसे पहले यही कहेगा। और आप पूछेंगे भाई खाना खाने के क्या तुरंत बाद पानी पी लेना चाहिए, कितनी देर बाद पानी पीना चाहिए, तो वो हमेशा ये कहते हैं कि लगभग आधे घंटे या 1 घंटे बाद पानी पियो, एकदम से पानी मत पी लेना। उसका रीज़न यही है कि जो एसिड है वो लगातार हमारे, हाँ बिल्कुल, एसिड जो है एक्चुअली एसिड भी डाइल्यूट नहीं होता। होता ये है कि जो एसिड है वो लगातार हमारे फूड को ना डाइजेस्ट करता है, और डाइजेस्ट करने का मतलब ही बर्निंग है, वो उसको जलाता है। और जब जलाता है तो उसमें एक तरह की आप समझ लीजिए कि आग उस टाइम लगी रहती है, ठीक है ना। तो वो जो डाइजेशन के दौरान जो धीरे धीरे वो जो हीट प्रोड्यूस होती है, अब उधर तो हीट प्रोड्यूस हो रही है। हीट किस लिए प्रोड्यूस हो रही है कि जो फूड हमारी बॉडी के अंदर गया है, स्टमक के अंदर गया है, उसको वो जला जलाकर छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ता रहे। एक तरफ तो वो डाइजेशन में लगा हुआ है, स्टमक अपना काम कर रहा है, ठीक है। ऊपर से आपने कहा नहीं भाई नहीं, मेरे को तो प्यास लग रही है, मेरे को ठंडा पानी पीना है, पानी भी नहीं, ठंडा पानी पी लिया ऊपर से। वो ठंडा पानी पिया तो वो उस आग को बुझा देता है, तो वो जो डाइजेस्ट हो जाना चाहिए था फूड, वो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ, अनडाइजेस्टेड ही रह गया। तो इसलिए ये कहा जाता है कि जब भी अगर हम खाना खा रहे हैं ना, तो बॉडी के अंदर भी हीट प्रोड्यूस होती है। हीट प्रोड्यूस होगी तो वहाँ पर एक स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट भी होगी, ठीक है। तो ये होता ही है, ठीक है। और इसका मतलब उससे नहीं है, अल्कोहल वालों से नहीं है कि अल्कोहल जो पी रहा है और ऑक्सीजन तो हम सांस लेते ही हैं। तो अल्कोहल वालों के साथ ऐसा होता ही है कि जब भी कोई अल्कोहल पीता है तो उसको कहता है गर्मी लग रही है, मेरे को पंखा चलाओ, यहाँ पर पंखा चलाओ, ठीक है ना। तो सबके साथ ऐसा ही रहता है। और कई लोग ऐसे हैं उनको तो पसीने आने शुरू हो जाते हैं, बुरा हाल हो जाता है। तो वो जो चीज़ है वो उससे यही चीज़ सिग्निफाई हो रही है कि जब भी अल्कोहल कंजम्पशन किया जाता है तो बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाती है बॉडी, ठीक है ना। और न्यूरॉन्स तो डैमेज होते ही हैं, ठीक है। और मॉडर्न साइंस तो अब इस कंक्लूजन पर पहुंच चुकी है कि अल्कोहल अगर थोड़ा भी लिया जाए ना, तो भी वो बॉडी को नुकसान ही पहुंचाता है, वो फायदेमंद कहीं से कहीं तक नहीं है। चलिए जी आगे देखते हैं। रिएक्शन विद सोडियम मेटल। इथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम टू फॉर्म सोडियम इथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस।
तो इथेनॉल सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा। तो कल सुबह जब भी आप स्कूल जाए ना, एक बार मैसेज जरूर चेक कर लेना। मैसेज तो आता होगा स्कूल से, मैसेज जरूर चेक कर लेना। वैसे तो आग की तरह फैल जाती हैं ऐसी बातें अगर छुट्टी होती है तो। सर हमें हर महीने कैलेंडर दे देते हैं जिसके अंदर सारी छुट्टियां और चीजें लिखी होती So हैं। नहीं देते। कल के लिए लिखा हुआ है स्पेशल असेंबली ऑन छठ पूजा। अच्छा अच्छा, हो सकता है आप लोगों की परसों हो जाए छुट्टी, ऐसा हो सकता है। उसका रीज़न पूछ लो ज़रा। उसका रीज़न ये है कि परसों यहाँ पर गाज़ियाबाद में और उधर ही जो ये अंबेडकर रोड, मतलब जो पुराना गाज़ियाबाद है जहाँ आपका स्कूल है, वहाँ पर योगी जी का बहुत बड़ा रोड शो है। हाँ तो, और दिल्ली में भी आता है। दिल्ली का मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा रोड शो है। तो इसलिए परसों की हो सकती है, परसों भी देख कर जाना। परसों तो मेरा पेटी ऐसे तो वो तो दिल्ली में, परसों की नहीं पता, कल की होनी चाहिए, कल की होनी चाहिए। हो जाएगी शायद C2H5OH प्लस Na। एक हफ्ते में होता है। C2H5O माइनस Na प्लस H2। इसको कहते हैं सोडियम इथॉक्साइड। ये होता है सोडियम इथॉक्साइड, ठीक है। तो इथेनॉल का रिएक्शन जब सोडियम के साथ कराते हैं तो सोडियम इथॉक्साइड बनता है, और दिस रिएक्शन इज यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर इथेनॉल। टेस्ट फॉर इथेनॉल मतलब अगर हमारे पास कोई एक कंपाउंड दे रखा है कहीं टेस्ट ट्यूब में, और हम ये जानना चाहते हैं कि ये कंपाउंड क्या है, तो हम उसका रिएक्शन सोडियम के साथ कराएंगे, और अगर सोडियम इथॉक्साइड बन जाता है तो हम ये कहेंगे कि हाँ, टेस्ट ट्यूब में हमारे पास इथेनॉल मौजूद था। कलर भी तो आता होगा। हाँ पता चल नहीं, सोडियम इथॉक्साइड से ही पता चल जाता है। सोडियम इथॉक्साइड अगर पता है, इसकी स्मेल अलग होती है, तो अगर वो वाली स्मेल आने लगती है तो हम ये कहेंगे कि हाँ, ये अल्कोहल था, इसके अंदर इथेनॉल था। इसके बाद में फोर्थ देखिएगा, डिहाइड्रेशन। फोर्थ रिएक्शन है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? पानी का रिमूवल, पानी की कमी, इसको डिहाइड्रेशन बोल देते हैं। तो डिहाइड्रेशन ऑफ एन अल्कोहल मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम इट। तो किसी भी अल्कोहल का अगर डिहाइड्रेशन हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आप उसमें से वाटर को रिमूव कर रहे हैं। When ethanol is heated with excess of concentrated sulfuric acid at 170 डिग्री सेल्सियस, it gets dehydrated to form ethene। तो अब इथेनॉल को अगर H2SO4 की प्रेजेंस में 170 डिग्री सेल्सियस तक हीट कर दिया जाए तो इथीन बन जाता है। तो ये है डिहाइड्रेशन, CH3CH2OH। कंसनट्रेटेड H2SO4 170 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें क्या होगा कि इसमें एक तो OH तो निकल ही जाएगा अलग, और ये जो CH3 है इसमें से एक H निकल जाएगा, तो ये CH2 बचेगा। तो इसको क्या देंगे? CH2 डबल बॉन्ड CH2, OH निकल गया और एक H यहाँ से निकल गया, तो HOH, इसी को तो H2O बोलते हैं। तो वाटर अलग निकल गया। वाटर का रिमूवल इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो इथीन प्लस वाटर, ठीक। पांचवा रिएक्शन देखें, रिएक्शन विद इथेनोइक एसिड, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। रिएक्शन विद इथेनोइक एसिड,
रिएक्शन विद इथेनॉइक एसिड, और इसमें देखिए ethanol reacts with ethanoic acid on warming in the presence of a few drops of concentrated sulfuric acid to form a sweet smelling ester ethyl ethanoate। तो CH3COOH है, CH3COOH, ये तो हो गया इथेनॉइक एसिड। अब इसका रिएक्शन किसके साथ, हम इथेनॉल की प्रॉपर्टी देख रहे हैं ना, तो इथेनॉल का रिएक्शन इसके साथ कराएंगे। तो इथेनॉल क्या है, C2H5OH, और किसकी प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। तो क्या मिलेगा, CH3COO, अब ये क्या है, ये है CH3COOH। तो इसमें से H निकल गया और इसमें से OH निकल गया, तो H निकला और OH निकला, तो HOH क्या बन जाएगा, H2O, और CH3COO के आगे क्या लग जाएगा, C2H5, CH3COO C2H5 ये हो गया, और HOH अलग हो गया, यानी कि H2O अलग हो गया। ठीक है, तो ये जो हमारे पास बना है इसी को हम एस्टर बोलते हैं। एस्टर की बड़ी स्वीट स्मेल होती है, बहुत अच्छी स्मेल होती है, और इसीलिए जो एस्टर्स हैं, एस्टर्स को परफ्यूम इंडस्ट्री में यूज़ करा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, ethanol reacts with ethanoic acid on warming in the presence of a few drops of concentrated sulfuric acid to form a sweet smelling ester ethyl ethanoate। इसको ethyl ethanoate भी बोलते हैं। The reaction in which a carboxylic acid combines with an alcohol to form an ester is called esterification। इसको esterification बोलते हैं। पेज नंबर 39 पर यूजेस देख लीजिए इसके इथेनॉल के। इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट्स, वार्निशेस, लैकर्स, मेडिसिन्स एटसेट्रा। सेकेंड है, इट इज़ यूज एज अ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की तरह यूज होता है। सॉल्वेंट का मतलब जिसके अंदर आप किसी भी चीज़ को मिक्स कर सकें। थर्ड है, बीइंग अ गुड सॉल्वेंट इट इज़ यूज्ड इन मेडिसिन सच एज टिंक्चर आयोडीन, कफ सिरप्स, टॉनिक्स एटसेट्रा। टिंक्चर आयोडीन चोट वगैरह को साफ करने के काम आता है, और कफ सिरप्स में, टॉनिक्स में भी ये यूज़ होता है। फोर्थ है, इट इज़ यूज एज अ फ्यूल इन कार्स अलॉन्ग विद पेट्रोल। फिफ्थ है, इट इज़ यूज्ड इन अल्कोहलिक ड्रिंक्स लाइक विस्की, वाइन, बियर एंड अदर लिकर्स। सिक्स्थ है, इट इज़ यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक टू स्टेरिलाइज वुंड्स एंड सिरिंजेस इन हॉस्पिटल्स। ठीक है, इतना करिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।